नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे हैं कि कहना पड़ता है कि संघर्ष भी है और बातचीत भी है। उसकी वजह यह है कि 13 दिन लगातार हमला करने के बाद अब अमेरिका ने हमले रोक दिए और ठीक वैसा ही काम ईरान ने भी किया। ईरान ने भी हमले रोक दिए। ईरान का कहना है कि जब हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे तो हम हमले नहीं करेंगे, और अमेरिका का कहना है कि हमने हमले इसलिए रोक दिए क्योंकि ईरान बातचीत के टेबल पर आया हुआ है और हम बातचीत को एक और मौका देना चाहते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि उनको इस वक्त ईरान की सत्ता में मौजूद लोगों पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातचीत हो रही है उस पर वो एक मौका और देके देना चाहते हैं, क्योंकि जो मध्यस्थ कर रहे हैं, मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, उनकी ओर से लगातार ये अमेरिका से गुजारिश की जा रही है कि बातचीत जब चल रही है तो उसे मौका दिया जाए। अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो क्या है इस वक्त, क्या हालात हैं? देखिए, कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं। पहली चीज ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी, जो प्रेसिडेंट हाउस है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी नेतन्याहू। और ये मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता है, इजराइल की जो समझौता है उसको ठोस रूप से एक अमली जामा पहना दिया जाए और जो हिंसा हो रही है वहां पर हिंसा को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जो हिजबुल्लाह का एक ऐसा मुद्दा है जो ईरान लगातार अमेरिका के सामने उठाता रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना बंद कर दे और लेबनान में जो हमले हो रहे हैं बंद कर दिए जाए। दूसरी तरफ इजराइल ने भी इस बात को मानते हुए, अमेरिका की बात को मानते हुए फिलहाल हमले रोक रखे हैं। वो इस वक्त दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं कर रहा है जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ इजराइल ने साफ कर दिया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो दक्षिण लेबनान में उसकी सेना मौजूद है वो वापस नहीं आएगी, और वहां पर जो बफर जोन तैयार किया गया है वहां पर लेबनान की सेना को वो जगह दी जाएगी कि जो संयुक्त रूप से वहां पर वो देखे, बॉर्डर की निगरानी करे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हिजबुल्लाह कोई आधिकारिक तौर पर कोई सरकारी फोर्स नहीं है, एक मिलिशिया है, उग्रवादी संगठन है, और अमेरिका उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है अपने हिसाब से। तो ऐसे में हिजबुल्लाह को ना इजराइल चाहता है कि रहे और ना ही अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर रहे। और इजराइल ये चाहता है कि सीधी जो डीलिंग होगी लेबनान की सरकार के साथ होगी, उनकी फौज के साथ होगी, इसमें हिजबुल्लाह का कोई रोल नहीं रहेगा। और आने वाले वक्त में वो ये भी चाहते हैं कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दें, लेकिन हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार नहीं होगा और ना ही ईरान इसके लिए हो सकता है कि तैयार हो, क्योंकि इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में, हिजबुल्लाह ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी, उसका प्रॉक्सी। तो जब नेतन्याहू यहाँ पर पहुंचे हैं अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इसको लेकर पहली बातचीत चल रही है इस वक्त लेबनान और इजराइल के नुमाइंदों के बीच, प्रतिनिधि मंडल के बीच। दूसरी बात आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो अमेरिका अब ये बातचीत, जो समझौता ईरान के साथ होता है या फेल हो जाता है, उस पर बात हो। अगर फेल हो जाती है बातचीत तो फिर आगे क्या होगा? अगर अमेरिका आगे इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है तो इजराइल का सहयोग उसको लेना ही होगा। तो इजराइल भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि इजराइल भी यही चाहता है कि किसी भी लिहाज से ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना आए और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे बंद कर दिया जाए। अब ईरान इसके लिए तैयार हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से यह बातचीत लगातार रुक रही है। दूसरी अहम चीज क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी पहुंच रहे हैं अमेरिका में, और फिलहाल आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में यूक्रेन की एक तरह से इनडायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि पहले से ही यूक्रेन की ओर से जो एंटी ड्रोन सिस्टम वो दी गई, एक इजराइल के साथ भी सहयोग किया गया और यूएई के साथ भी सहयोग किया गया है, और साथ ही जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जहां पर लगातार ईरान के शायद ड्रोन्स अटैक कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। अब यूक्रेन कैसे मदद कर रहा है? क्योंकि ईरान ने यही शायद ड्रोन रशिया को बेचे और रशिया ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर किया, तो यूक्रेन ने इन ड्रोन्स का काट निकाला है और काफी अच्छी तरह से इसको न्यूट्रलाइज करने वाले, इसको खत्म करने वाले हथियार तैयार किए, एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यूक्रेन इस तरह से मदद कर रहा है। और हाल ही में कैस्पियन सी में एक ईरानी जहाज पर हमला किया गया। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का कहना है, उनका मानना है कि इसके जरिए ड्रोन्स और साथ ही मिसाइल बनाने के लिए जो जरूरी सामान है वो रशिया भेजा जा रहा था, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर होना था। और यूक्रेन ने इस जहाज पर हमला कर दिया और ईरान ने कहा कि वो बदला लेगा।
तो आप सोचिए कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों नेताओं से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, दुनिया के इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आगे बातचीत होगी। जो पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि किस तरह से इस वक्त ईरान का मुकाबला किया जाए और हर लिहाज से किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि रूस लगातार मदद कर रहा है ईरान की, उसे सैटेलाइट इमेजेस दे रहा है। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि रशिया इस वक्त मदद कर रहा है ईरान को लेकर। वो उनकी, यानी ट्रंप और पुतिन की आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता ही अलास्का में जब दोनों देशों के नेता मिले थे, पुतिन और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप मिले थे। अब बात करते हैं कि एक तो ये हालात बन गए, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है सऊदी अरेबिया। फिलहाल सऊदी अरेबिया के लिए जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। खराब किस लिहाज से होते जा रहे हैं? क्योंकि एक तो है कि इसके जो जहाज़ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल नहीं पा रहे हैं इस इलाके से, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ अब लाल सागर से, बाबल मंदेब से जो उनके जहाज़ जाने थे, यहाँ पर हुतीज़ ने, ये हुती के कब्जे में जो है नॉर्दर्न यमन, इन्होंने जो ईरान के प्रॉक्सी है, यहाँ पर ब्लॉकेट कर दिया गया और सऊदी के जहाज़ों को जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ यमन की ओर से हमले किए जा रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर और सऊदी अरब भी इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो हुतीज़ ने ये समझ लिया है कि ईरान, जाहिर सी बात है ईरान से उनको शय मिला हुआ है, ईरान के कहने पर ही किया जा रहा है और वो सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाना है। और यही वजह कि यहाँ पर ईरान ने अपने प्रॉक्सी हुतीज़ को एक्टिव कर दिया है। दूसरी बात है कि ये दोनों अगर रास्ते बंद होते हैं तो ऐसे में जो तेल की आवाजाही है वो रुक जाएगी, जो सऊदी अरब से तेल का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और हॉर्मुज से भी। अब इसको लेकर कोशिश ये हो रही है कि किस तरह से इस गतिरोध को खत्म किया जाए, और गतिरोध को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक बातचीत की कोशिश की जा रही है, जिसमें ओमान ने इसमें पहल की। ओमान ने क्या पहल की? ओमान ने यहाँ पर ईरान के नुमाइंदों के साथ बात की, सऊदी अरब के नुमाइंदों से बात की है। इसके अलावा कतर, कुवैत, तमाम वो देश जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस पूरी लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं इस संघर्ष में फंसे हुए हैं, इन सभी से ओमान की ओर से बात करके ये कोशिश की जा रही है कि रास्ता निकालने की, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से ओपन रखा जाए, खोला जा सके और यहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो सके। अब ये कैसे हो पाएगा, इसको लेकर ये सभी देश तय करेंगे। और दूसरी तरफ है हुतीज़ को समझाने के लिए अब सऊदी अरब को दबाव ईरान के ऊपर डालना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो दो पॉइंट्स है, ये संघर्ष के दो ये जो पॉइंट्स हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब कोशिश ये हो रही है कि जैसे कतर है, पाकिस्तान है, ये भी लगातार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके मध्यस्थता से बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। इसलिए एक बार फिर से ओमान ने भी शुरुआत कर दी किस तरह से अपने ही इस पूरे इलाके में शांति स्थापित की जाए, इन रास्तों को खोला जा सके, क्योंकि हुतीज़ तो तभी मानेंगे जब ईरान कहेगा। लेकिन इस बीच एक और मसला खड़ा होता है कि सिर्फ प्रॉक्सी तो ईरान के हुतीज़ नहीं है, हुतीज़ तो यहाँ हमला कर ही रहे हैं सऊदी अरब पे। अब इराक में मौजूद जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो उग्रवादी संगठन है, क्योंकि एक बड़ी तादाद, दरअसल इराक में क्या है कि सुन्नी और जो शिया है उनका अगर आप रेशियो देखेंगे तो 60% शिया है, 40% सुन्नी है। सद्दाम हुसैन सुन्नी हुआ करते थे, लेकिन एक शिया बहुल देश में राज करते थे। जब सद्दाम हुसैन हट गए, अब जो वहाँ पर सत्ता में है प्रधानमंत्री, वो शिया हैं। तो वहाँ पर मौजूद जो शिया उग्रवादी संगठन है वो लगातार अमेरिका पे भी हमला करते हैं, और ईरान के शय पर वो सऊदी अरेबिया में हमला कर रहे हैं या कुवैत पे भी हमला करते हैं। इससे ये दोनों देश परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है। अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट की बात आती है तो 1982, ये 1982 अहम डेट है। 1982 में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसमें ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ें साथ। इसके बाद 2005 में एक और पैक्ट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच, जिसमें कहा गया कि ट्रेनिंग होगी, उनके जो सैनिक हैं वो सऊदी अरेबिया में जाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, रहेंगे भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक डेट जो है 2025, 17 सितंबर 2025।
ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा डिफेंस पैक्ट हुआ जिसके तहत दोनों देशों ने यह माना कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो माना जाएगा कि उस पर हमला हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया पर अगर यमन हमला करेगा तो पाकिस्तान के हिसाब से उसके ऊपर हमला माना जाएगा। अगर सऊदी अरेबिया पर ईरान हमला करेगा तो माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, और पाकिस्तान के ऊपर अगर अफगानिस्तान हमला करता है या फिर ईरान हमला करता है तो माना जाएगा सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ है। ये डिफेंस पैक्ट किया गया है। अब क्या इस पैक्ट में न्यूक्लियर हथियारों को भी रखा गया, इसको लेकर कभी खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन जो जानकार ये मानते हैं कि हाँ, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दिया गया है सऊदी अरेबिया को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात 2025 की मैं भी क्यों बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इसी तरह का एक पैक्ट और हुआ है, और हुआ है पाकिस्तान के साथ कुवैत का। तो कुवैत और साथ ही पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ही डिफेंस पैक्ट हुआ है 5 साल की, और माना गया है कि जब तक दोनों में से कोई एक देश पीछे ना हट जाए इस पैक्ट को खत्म करने के लिए, तब तक यह आगे जारी रहेगा। और इसमें कुछ सऊदी अरेबिया के साथ जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और कुवैत के बीच में हुई है। अब कुवैत को ये क्यों करना पड़ा, तो आप समझिए कि एक तरह से कुवैत के पास पैसा है, तो उसने पैसा देकर अपने लिए सैनिक खरीद लिए, सेना खरीद ली पाकिस्तान की, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसको सहयोग मिल सके। लेकिन इसमें भी माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर अम्ब्रेला, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और इसको कहीं ना कहीं इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है, इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब। तो तमाम जो मुस्लिम देश है वो चाहते हैं कि ईरान के खतरे से अगर निपटना है तो उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत है। वो अभी मिल नहीं सकता, क्योंकि ये माना जाता है कि ईरान की कभी भी उसके पास इतनी क्षमता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। हालांकि इसका खंडन लगातार ईरान करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पैक्ट्स हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के या फिर कुवैत के, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान अपनी सेना को भेजता है या फिर किराए पे देता है, और कुवैत में भी अब यही लगता है कि उसको कि वो पाकिस्तान की सेना को हायर कर ले, क्योंकि जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बन गए हैं, ये संघर्ष लंबा खींचने वाला है। ना अमेरिका मानेगा, अपनी शर्तों से पीछे हटेगा, ना ईरान झुकने को तैयार होगा। तो ऐसे में क्या होगा, संघर्ष होगा। ये संघर्ष लंबा चलेगा, और इस संघर्ष में अगर यूक्रेन या यूरोप जैसे देश भी शामिल होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि और लंबा चल जाएगा। अब ईरान को मदद अगर मिलेगी यहाँ पर, तो मदद मिलने के लिए एक है रशिया है और दूसरा चाइना है। ये 2 देश हैं जो इसको मदद कर सकते हैं। इराक में मौजूद जो मिलिशिया है वो इसको मदद करेंगे, जो छिटपुट। लेकिन अगर पूरा का पूरा ये मिडिल ईस्ट के पूरे देश आ जाते हैं, अब पाकिस्तान क्या करेगा इसमें? सबसे बड़ी बात है कि अगर युद्ध आगे चलता है तो उसको मदद करनी पड़ेगी सऊदी अरेबिया और कुवैत की, और साथ ही साथ अगर यूरोप के देश इसमें शामिल हो जाएंगे तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पूरा अरब लीग, उसके बाद यूरोप, ये सब मिलकर जो संघर्ष है लंबा खींच सकता है। तो यही वजह है कि कुवैत हो या फिर सऊदी अरेबिया, इनको समझ में आया कि जो हालात आने वाले हैं उससे पहले ही आप अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था करें ताकि कोई ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि कुवैत बहुत छोटा एक मुल्क है तो उसके पास उतनी सेना भी नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ उसने पहले ही ये समझौता कर लिया है। बहरहाल ईरान की ओर से बातचीत के मसले पर यही कहा जा रहा है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है, लेकिन बातचीत के टेबल से हटा नहीं है, ना ही अमेरिका हटा है। लेकिन कब तक ये बातचीत को लेकर आगे बातें बढ़ती हैं या फिर ये गतिरोध बना रहता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट में तो बातचीत हो रही है, संघर्ष भी हो रहा है, और साथ ही साथ एक और जो फ्रंट खुला है लाल सागर में, वो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं नाक में दम करने वाला है। आपकी क्या राय है इस मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर? जरूर हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।